पिछले भाग में आपने चुड़ैल और नागिन के बीच हुआ घमासान युद्ध देखा। साथ ही जाना कि शिवाली चुड़ैल का मुकाबला क्यों नहीं कर पाई। अंत में चुड़ैल जंगल में लाल साड़ी पहने औरत को देखती है। कहानी को आगे जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। चुड़ैल उस लंबी लहराती चोटी वाली औरत को घूरते हुए उसके करीब पहुंचती है तो देखती है कि सामने एक आदमी बुरी तरह घायल पड़ा है और वो औरत उस आदमी का खून पी रही है। तभी वो औरत अपना डरावना रूप लिए चुड़ैल की ओर मुड़ती है। ओह माय डेविल, कौन है तू जो मुझे इस तरह उल्लू जैसी नजरों से ताड़ रही है? डायन, तुम एक डायन हो ना? हाँ, डायन हूँ मैं, अदाओं की रानी। खून पीकर बढ़ती है मेरी जवानी। चुड़ैल बनकर भयानक सूरत वाली डायन को देखूंगी सोचा नहीं था। तुम इस घने जंगल में? डायन घने जंगल में नहीं तो पार्क में भटकेगी क्या? क्यों आई है मेरे करीब? दूर हो जा, ये मेरे खून पीने का समय है। दूर हो जा वरना अपनी नागिन सी लहराती चोटी से तुझे पकड़कर तेरा शिकार कर लूंगी। नागिन का नाम भी मत लेना मेरे सामने डायन, वरना कहीं गुस्से में मैं तुम्हें ही ना चबा जाऊं। क्यों, सांप के डसने से टपकी थी क्या तू? चुपचाप खून पी और अपनी जवानी बढ़ा। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। लेकिन डायन जाती हुई चुड़ैल के शरीर को अपनी लंबी चोटी से लपेटकर खींचकर अपने पास लाती है और उसके करीब आकर कहती है, या किसी नागिन की सताई है तू? उसकी बात सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है। तो उधर ऋषभ अपना सामान लेकर आर्यन के घर रहने के लिए आ जाता है। उसका इतना सामान देखकर आर्यन कहता है, भाई सही किया तूने जो बोरिया बिस्तर लपेट लिया और उस घर में रहा तो पता नहीं वो चुड़ैल और नागिन कब आ धमके। हाँ, मुझे लगा यही सेफ होगा। वैसे भी उस दिन के डर के मारे हालत ऐसी पतली हो गई कि क्या बताऊं। ठीक है भाई, ध्यान से जाइयो और मुझे मत भूलियो। वैसे भूल जाएगा तो भी अच्छा है। चल टाइम से निकल जा। घर से निकल तो आया, अब कहाँ निकल जाऊं? जहाँ जाने के लिए घर से निकला है। हाँ तो चला तो आया वहाँ। एक मिनट, तू अपना बोरिया बिस्तर लेकर गाँव जा रहा है ना? तो फिर ओ भूतनी के, किस गधे ने कहा तुझे कि मैं गाँव जा रहा हूँ? साले 2 लड़कियों के डर से मैं शहर छोड़ दूं क्या? फट्टू जैसी बातें कर रहा है। हट, अंदर आन दे। अरे वो दोनों कोई साधारण औरतें नहीं, एक चुड़ैल तो दूसरी जहरीली नागिन है। और मेरे घर क्यों आया तू साले? खुद तो मरेगा, साथ में मेरी भी कब्र खुदवाएगा। तू निकल यहाँ से। इतना कहकर वो उसे बाहर की तरफ धकेलने लगता है। घर से बाहर आते ही ऋषभ उसके पैरों में गिरकर जोर जोर से नौटंकी करते हुए बोलता है, यही दोस्ती, यही प्यार, मुझे मुश्किल में कैसे छोड़ सकता है तू यार? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे चिकने, मेरे गीले, अपने बेसहारा दोस्त पर रहम खा यार। देख, इमोशनल अत्याचार मत कर, मेरे आंसू निकल जाएंगे। छोड़ कमीने, छोड़ मेरा पैर। नहीं छोड़ूंगा, और साले तूने घर में रहने नहीं दिया तो तेरे घर के बाहर धरने पर बैठ जाऊंगा। ऋषभ की नौटंकी देख आर्यन के गली मोहल्ले वाले वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके चलते आर्यन उसे पैरों से घसीटते हुए घर में ले आता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। इसी बीच जंगल में चुड़ैल डायन को अपने यहाँ आने का मकसद और नागिन से भिड़ंत के बारे में सारी कहानी बताती है। तो वहीं नागलोक में शिवाली चुड़ैल के खात्मे के लिए विशेष और अभिमंत्रित शस्त्र को शीघ्र प्राप्त करने के लिए वैशाली से बातें करती हुई कहती है, आखिर ऐसा क्या करूं जिससे मुझे विशेष प्रकार के शस्त्र प्राप्त हो जाए और मैं उस कुरूप चुड़ैल का विनाश कर सकूं। हर हाल में मुझे उससे जीतना है। मेरे तन बदन में ज्वाला भड़क रही है बदला लेने की। यदि तू इस मामले को लेकर इतनी गंभीर है तो नागराज के अतिरिक्त कोई तेरी सहायता नहीं कर सकता और उन्हें राजी करने के लिए तुझे जरूरत है कुछ भावुक कथनों और चार बूंद अश्रुओं की। इतना कहकर दोनों मुस्कुराती हैं। कुछ समय बाद शिवाली आंखों में आंसू लिए नागराज के दरबार में पहुंचती है, जहां नागराज नाग सैनिकों से बातें कर रहे होते हैं। सहायता कीजिए नागराज, हमारी सहायता कीजिए। नागिन शिवाली, तुम अब तक हमसे सहायता की आशा किए बैठी हो। क्या तुम्हें हमारी बात स्मरण नहीं? एक तुझ से मानव के लिए तुम उस खूंखार चुड़ैल से मुकाबला करने के लिए इच्छा रखती हो। नागराज, अब बात केवल उस तुच्छ मनुष्य की नहीं है, बात नागलोक की हर नागिन के अस्तित्व की है।
मैं उस दुष्ट चुड़ैल को हम नागिनों की शक्ति से भली भांति परिचित करवाना चाहती हूँ, ताकि भविष्य में उस जैसी कोई भी कुरूप चुड़ैल हम नागिनों से भिड़ने का प्रयास न कर सके। मेरी सहायता करे नागराज। मैं अपने नागलोक की सभी नागिनों को सर्वशक्तिशाली होने का प्रमाण देना चाहती हूँ उस चुड़ैल को। नागिन शिवाली के 4 बूंद आंसू और नागिनों के अस्तित्व की बात नागराज को उत्तेजित करने के लिए पर्याप्त थी, जिसके चलते वो शिवाली की सहायता करने के लिए मान जाते हैं। शिवाली प्रसन्न होकर तुरंत जादुई गोले में ऋषभ को देखती है, जो अपने काम पर जा रहा होता है। तो तभी इंसानी रूप धारण किए वो ऋषभ के पास पहुंचती है। उसे देखकर ऋषभ चौंक जाता है। इसे कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? शिवाली, तुम? ऋषभ, तुम सही सलामत हो। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है तुम्हें ऐसे देखकर। मुझे तो भय हो गया था कि कहीं उस घटिया चुड़ैल ने तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा न किया हो, इसलिए जादुई गोले में तुम्हें देखा तो जल्दी से चली आई। पर उस दिन तो तुम बुरी तरह घायल हो गई थी, आज ऐसी अच्छी भली उछल रही हो। तुम्हारे नागलोक में बड़ी जल्दी ट्रीटमेंट हो जाता है क्या? ये सब तो जहरीले काढ़े का असर है। बातों बातों में शिवाली उसे चुड़ैल से फिर मुकाबला करके खत्म करने की बात बताती है। उधर चुड़ैल की सारी कहानी जानकर डायन के मन में ऋषभ को देखने की इच्छा होती है, जिसके पीछे चुड़ैल और नागिन भिड़ने को मजबूर हो गई। डायन के कहने पर चुड़ैल उसे ऋषभ के घर ले आती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी चुड़ैल ऋषभ के ऑफिस के बाहर जाती है। दोनों हवा में लटकी होती हैं। तभी उनकी नजर ऋषभ और शिवाली पर पड़ती है। ऋषभ जैसा जवान लड़का देखकर जहाँ डायन उसकी तरफ आकर्षित होती है, तो चुड़ैल नागिन को उसके साथ देखकर गुस्से में कहती है, ये नागिन यहाँ क्या कर रही है? इसे तो उस दिन मैंने बुरी तरह से घायल किया था। उस दिन तो बच गई थी, लेकिन आज इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर चुड़ैल गुस्से में उनके पास जाने लगती है। तभी डायन उसे रोककर कहती है, कम बुद्धि चुड़ैल, तेरी आंखों में खराबी है क्या? देख नहीं सकती? तेरे घायल करने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब वो कोई साधारण नागिन नहीं है, एक शक्तिशाली नागिन है। तू उसका मुकाबला अकेले नहीं कर सकती। मुझे उसे किसी भी तरीके से मौत देनी है। उस नागिन को मारने में मैं तेरी मदद करूंगी, क्योंकि मैं 700 साल पुरानी डायन हूँ। साथ ही मेरे पास ऐसी कई शक्तियाँ हैं जिससे मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। बदले में तुझे मेरे लिए शिकार ढूंढने में मदद करनी होगी। चुड़ैल डायन की बात पर गौर करती है और कुछ नहीं करती। दोनों वहाँ से चली जाती है। शिवाली भी ऋषभ से मिलकर वापस नागलोक लौट आती है। उसके जाते ही ऋषभ आंखें बंद कर चैन की सांस भरते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो एक अनामिका नाम की लड़की से टकरा जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, तो अनामिका को देखकर उसका मुंह और आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। माफ कीजिएगा, आपको लगी तो नहीं? लगी ना, सीधा दिल पर लगी। जी? मेरा मतलब मैं ठीक हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ? एक मिनट, आप ऋषभ तो नहीं? यार मुझे तो लगा खाली नागिन और चुड़ैल ही मुझे जानती हैं। ये भी मुझे जानती हैं। जी, लेकिन मैं अनामिका आपके ऑफिस बिल्डिंग के बगल में ही काम करती हूँ। आपको आते जाते देखा है। इफ यू डोंट माइंड, क्या हम साथ में कॉफी पी सकते हैं? ऋषभ उसकी आंखों में ऐसा खो जाता है मानो जैसे उसके बस में कुछ भी ना बचा हो। उसके सुंदर चेहरे को देखकर वो हाँ कर देता है। अनामिका आगे बढ़ने लगती है तो ऋषभ की नजर उसकी पतली कमर पर जाती है और वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। अब तक ऋषभ नागिन और चुड़ैल के बीच फंसा था। क्या अनामिका से ऋषभ की मुलाकात का उसकी जिंदगी में चल रहे तूफान से कोई कनेक्शन होगा? और चुड़ैल डायन के साथ आने पर कहानी में क्या नया मोड़ लेकर आएगी, जानेंगे कहानी के अगले भाग में। निर्वाणी नागलोक की सबसे चुलबुली और नटखट नागिन थी। उसे बच्चों की तरह शैतानी करने में बड़ा आनंद आया करता था। वो अपनी नागिन सखियों को भी अपनी शैतानियों से दंग कर दिया करती थी।
एक बार वो अपने अर्ध नागिन रूप में एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपी हुई अपनी सखी नक्षिका को उसके प्रेमी के साथ बैठा देखती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने में खोए हुए होते हैं। तभी वो उन दोनों को परेशान करने के लिए अपनी पूंछ से नक्षिका की नाक में गुदगुदी करती है कि तभी नक्षिका जोर से अपने प्रेमी नाक के ऊपर छींक देती है। आच्छू! उसके छींकते ही उसका प्रेमी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाता है और तभी नक्षिका पेड़ के पीछे निर्वाणी की लहराती हुई पूंछ देखती है और धीरे से जाकर उसके कान को पकड़ती हुई कहती है, तो ये कारनामा तुम्हारा था। तुम अपनी कारस्तानियों से बाज नहीं आओगी ना। तुम्हारी वजह से मैंने नागेंद्र के मुख पर छींक दिया। अरे कान छोड़ो मेरा। वैसे किसी की प्रेम लीला में विघ्न डालने पर ना मुझे परम सुख की अनुभूति होती है। अपने सुख की अनुभूति के लिए तुम्हें मैं ही दिखाई देती हूँ क्या? बताओ, कितने समय बाद नागेंद्र मुझसे मिलने आया था और तुम्हारे कारण मैंने उस पर छींक दिया। अब वो मेरे विषय में क्या सोच रहा होगा? यही कि अब से नक्षिका के ज्यादा करीब भूल कर भी नहीं जाऊंगा। ये जो तुम्हारी शैतानियाँ है ना, किसी दिन तुम पर ही भारी पड़ेंगी, देख लेना। निर्वाणी की शैतानियों से पूरा नागलोक परिचित था। नागलोक में कुछ भी उल्टा पुल्टा होता तो सब समझ जाते कि ये कार्य निर्वाणी का होगा। एक दिन वो और नक्षिका बगीचे में टहल रही होती है। निर्वाणी अपनी हथेली खुजा रही होती है। तभी नक्षिका कहती है, अरे कब से देख रही हूँ, तुम इस तरह अपने हाथ क्यों मसल रही हो? पता नहीं, मैं तो टहलते टहलते बोर हो गई। निर्वाणी, कुछ तो मनोरंजित करना होगा आजकल। ओए, बड़ी खुजली हो रही है मेरे हाथ में। तुम्हारी खुजली मिटाने की एक युक्ति है मेरे पास। सामने वाले मार्ग से जो कोई भी पहला नागलोकवासी गुजरे, तुम उसे जोरदार चाटा मार देना। लगता है मेरी संगति का असर है, पर चलो मैं तो तैयार हूँ, क्योंकि हाथों में खुजली अब जोर से होने लगी है। अरे तुम तो सच में तैयार हो गई। सोच लो, जो भी नागलोकवासी गुजरे, फिर चाहे वो नागराज ही क्यों ना हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे नागराज भी हुए ना तो झट से चाटा मारकर फट से गायब हो जाऊंगी। दोनों कुछ देर उस मार्ग के साथ लगे पेड़ के पीछे छुपकर किसी के आने की प्रतीक्षा करती है। तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और जैसे जैसे आहट की आवाज करीब आती है, निर्वाणी अपने हाथ मसलते हुए पेड़ के पीछे से एकदम पलटकर सामने से आ रहे नागेश्वर को कड़क चटाकेदार जोर का चाटा मारती है, जिससे नागेश्वर का पूरा गाल लाल हो जाता है। नागेश्वर को देखकर नक्षिका तो वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाती है, लेकिन निर्वाणी को नागेश्वर अपनी शक्ति प्रयोग कर बंदी बनाकर नागराज के दरबार में ले आता है। जब नागराज को उसकी इस हरकत के बारे में सूचना मिलती है, तो वो क्रोधित होकर बोलता है, मूर्ख नागिन निर्वाणी, तुमने अपनी शरारतों से पूरे नागलोक की नाक में दम कर रखा है। हम तुम्हारी नादानियाँ हर शैतानियों को नजरअंदाज करते आए हैं, लेकिन आज तुमने हमारे पुत्र के साथ जो किया वो एक घोर अपराध है। इसे हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे यार, ये नागराज भी ना जरा जरा सी बातों पर पिनक जाते हैं। अभी मुझे थोड़ी पता था ये नागेश्वर वहाँ से गुजरेगा और मेरा हाथ इस पर चटक जाएगा। नागराज के पुत्र को आघात पहुंचाने के अपराध में तुम्हें पूरे 2 वर्ष तक शक्तिहीन मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर रहना होगा। अर्थात तुम्हें अपनी नागिन शक्तियाँ त्याग कर इंसान बनना होगा, और यही तुम्हारी सजा है निर्वाणी। क्या नागराज, मैंने आपके पुत्र को केवल एक चाटा मारा है, जान से नहीं मारा, जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा सुना रहे हैं। अरे मुझे पृथ्वी लोक जाना मान्य है, लेकिन बिना शक्तियों के जाना मुझे कतई मंजूर नहीं है। बस करो निर्वाणी, यदि तुमने सजा को स्वीकार नहीं किया तो तुम्हें हमेशा के लिए नागलोक से निष्कासित कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, मैं जाऊंगी पृथ्वी लोक, बिना शक्तियों के जाऊंगी। अभी के अभी निकल रही हूँ मैं तो। नागलोक से निष्कासित होने के डर से निर्वाणी इंसानी रूप में पृथ्वी लोक जाने की सजा स्वीकार कर लेती है और उसी क्षण नागलोक से इंसानी रूप लिए पृथ्वी लोक पर आ जाती है।
अपने आसपास मनुष्यों की इतनी भीड़ और इतना शोर सुनकर वो अपने कान बंद करते हुए कहती है, हे भोलेनाथ, एक थप्पड़ के कारण नागराज ने मुझे बिना शक्तियों के धरती पर फेंक दिया। अगर मुझे पता होता कि मैं नागिन से एक साधारण इंसान बन जाऊंगी तो आते आते नागराज को भी एक आध लगा कर आती। वो गुमसुम होकर सड़क के किनारे लगे बेंच पर बैठ जाती है। तभी वहाँ से अपनी बाइक पर गुजर रहे मानिक की नजर उस उदास सुंदर सी लड़की निर्वाणी पर पड़ती है और वो उसके पास अपनी बाइक रोककर कहता है, हे, तुम खो गई हो या रास्ता भटक गई हो? इतना रूपवान मनुष्य नागलोक में तो बस गंदी सी शक्ल वाले नाग ही दिखाई देते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ रहने के लिए किसी आश्रय की तलाश में भटक रही हूँ। क्या? कौन से शय की तलाश में? आश्रय अर्थात जहाँ मैं रह सकूँ। अच्छा, अब समझा। आइए, आप मेरी बाइक पर बैठिए, मैं आपको रहने के लिए अपने मोहल्ले में एक घर दिखाता हूँ। क्या? वहाँ जाने के लिए भी इस वाहन पर बैठना होगा मुझे? वाहन? कितनी शुद्ध हिंदी में बात कर रही है ये। हाँ, तभी तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। आइए बैठिए। तभी निर्वाणी मानिक की बाइक पर बैठ जाती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। मानिक उसे अपने मोहल्ले में ही किराए पर एक कमरा दिलवा देता है और उसका किराया भी भरता है। ये देखकर निर्वाणी उसकी तरफ खींची चली जाती है और जब वो वहाँ से जाने लगता है तो निर्वाणी अपने मन में कहती है, इस मनुष्य ने मेरी कितनी सहायता की। पृथ्वी लोक पर तो अभी मुझे 2 साल का लंबा समय व्यतीत करना है और मैं अकेले नहीं रह सकती। अगर ये मनुष्य मेरे करीब रहेगा तो शायद पृथ्वी लोक पर मेरा रहना आसान हो जाए। सुनो सुनो, क्या तुम रोज मिलने मुझसे आओगे? शायद ये पहली मुलाकात में मुझे पसंद करने लगी है। हाँ, क्यों नहीं, थोड़ी ही दूर पर तो रहता हूँ मैं। इतना कहकर मानिक वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। मानिक और निर्वाणी रोज एक दूसरे से मिलते और इस तरह दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। निर्वाणी को मानिक अपनी माँ से मिलवाकर उसके साथ शादी कर लेता है। एक सुबह नाश्ते के वक्त मानिक की माँ साधना कहती है, अरे बहू, तू खड़ी क्यों है? आ हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर। माताजी, मुझे ये सब भोज्य पदार्थ नहीं खाने, मुझे पीने के लिए दूध चाहिए। हाँ, तो ये पड़ा तो है दूध, पी ले। उसके इतना कहते ही निर्वाणी एक कटोरी में दूध लेकर बैठ जाती है और अपने नागिन वाले तरीके से ही कटोरी में मुंह घुसाए दूध पीने लगती है। ये देखकर साधना कहती है, हाय बहू, ये कैसे सांप की तरह कटोरी में दूध पी रही है? अरे अरे अरे, क्या कर दिया मैंने? मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मैं अब एक नागिन नहीं बल्कि आम इंसान हूँ। पागलों की तरह, नागिनों की तरह दूध पीने लग गई मैं। वो माताजी, मैं बचपन से ही ऐसे दूध पीती आई तो मुझे आदत हो गई। अरे अब तू जवान हो गई है, ये बचपना छोड़ और इंसान की तरह ग्लास में पी। जी माताजी। हे भोलेनाथ, कभी सजा की अवधि खत्म होगी, कब मैं वापस नागलोक जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन साधना निर्वाणी को मंदिर से पूजा की थाली लाने को कहकर किचन में चली जाती है। तभी निर्वाणी मंदिर तक चलने की जगह जमीन पर लेटकर रेंगने लगती है। कुछ देर बाद जब साधना वहाँ आती है तो उसे ऐसे जमीन पर पसरा देखकर बोलती है, लो बताओ, पूजा की थाली लाने की जगह जमीन पर उल्टी पसरी हुई है। अरे बहू, फर्श नापने निकली है क्या? खड़ी हो जा। ओहो, मैं क्यों भूल जाती हूँ कि मैं एक नागिन नहीं बल्कि मैं एक आम इंसान हूँ और मैं अब रेंग नहीं सकती। माँ जी, वो मैं पोछा लगा रही थी। ऐसे लेट कर, अब पोछा लग गया हो तो जाकर काम कर दे मेरा। ओफो, ये बुढ़िया कितना हुक्म चलाती है मुझ पर। अभी अगर मैं एक नागिन होती ना तो मैं इस पर इतना जहर उगलती ना कि ये सोच भी ना पाए। इसी तरह निर्वाणी अपनी सजा की अवधि के पूरा होने का इंतजार कर रही थी और यूं ही साधना और मानिक के साथ रहते रहते उसे उनसे लगाव सा हो गया था और 2 साल कब बीत गए उसे खबर ही नहीं लगी। एक दिन वो पूजा करने भोलेनाथ के मंदिर में जाती है। तभी वहाँ उसकी सखी नक्षिका आती है
और कहती है, निर्वाणी, मैं तुम्हें वापस नागलोक ले जाने आई हूँ। तुम्हारी सजा के 2 वर्ष पूरे हुए। अब तुम नागलोक लौटकर अपनी शक्तियाँ दोबारा प्राप्त कर सकती हो। यानी मुझे नागलोक वापस जाना होगा? पर नक्षिका, मैं नहीं जाना चाहती। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही है? तुम्हें नागलोक लौटना ही होगा। चल मेरे साथ। इतना कहकर वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसे अपने साथ नागलोक ले आती है, जहाँ निर्वाणी नागराज से भी वही कहती है। नागराज, आपकी दी हुई सजा के कारण ही मैं नागिन से इंसान बनी, लेकिन अब मैं वापस नागिन नहीं बनना चाहती। मेरी पृथ्वी लोक पर ही रहने की इच्छा है। नागिन निर्वाणी, अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम फिर कभी नागिन नहीं बन पाओगी, हमेशा शक्तिहीन ही रहोगी। इसीलिए सोच समझ कर बोलो। मैंने सोच समझकर फैसला लिया है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर इंसानी रूप में मुझे एक परिवार मिला, जिसे मैं चाहकर भी त्याग नहीं सकती। निर्वाणी को अपने फैसले पर दृढ़ निश्चयी देखकर नागराज उसे हमेशा के लिए इंसान बने रहकर पृथ्वी लोक पर रहने की इजाजत दे देती है, और इस तरह निर्वाणी नागिन हमेशा के लिए इंसान बन जाती है।